हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस समय जो है फिजिक्स का आंसर पेपर सॉल्व कराया जा रहा था, जिसमें आपको 2020 के पहले सेट के जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, और आगे इसमें लिखा है कि दो पोलराइड ए तथा बी जो है परस्पर लंबवत रखे हैं, इनके बीच जो है एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो है ए पर आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से जो है 1/32 हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। तो अब ध्यान दीजिए, प्रकाश का ध्रुवण क्या है। प्रकाश का ध्रुवण, अब इसके लिए पहले आप एक फिगर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये एक निकोल प्रिज्म लिया गया है। निकोल प्रिज्म बोल सकते हैं, या फिर इससे आप बोल सकते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका निकोल प्रिज्म, या फिर इससे आप बोलेंगे टूरमैलिन क्रिस्टल। यहाँ पर मान लीजिए ये साधारण प्रकाश है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश। ये आपका निकोल प्रिज्म, या फिर इसे बोल सकते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म। तो जब यहाँ पर इससे साधारण प्रकाश गुजरता है तो इससे निकलने के बाद प्रकाश जो होता है वो समतल ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रकाश बाहर निकलेगा ये हो जाएगा समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित। इस प्रकार से तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब साधारण प्रकाश जो है किसी निकोल प्रिज्म या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल, याद रखेगा, जब साधारण प्रकाश जो है किसी निकोल प्रिज्म या फिर आप बोल सकते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो जो निर्गत प्रकाश होता है वो समतल ध्रुवित हो जाता है। याद रखेगा, आप बताएंगे कि जब साधारण प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म अथवा टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश जो होता है वो समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहां पर बताएंगे इसमें कि जब साधारण प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म अथवा टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब साधारण प्रकाश को जो है निकोल प्रिज्म या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश जो होता है वो समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें आगे दिया गया कि दो पोलराइड ए तथा बी जो है परस्पर लंबवत रखे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले दो पोलराइड जो है वो लंबवत रखे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक पोलराइड है, इस प्रकार से इसकी जो अक्ष है वो इस प्रकार से है, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक पोलराइड और रखा गया है, यानी कि पोलराइड बी। तो ये है पोलराइड ए और ये है बी, दोनों लंबवत हैं। तो इसकी अक्ष जो होंगी वो इस प्रकार से होंगी। ये हो जाएगा आपका पोलराइड बी।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आगे बताया जा रहा है कि इसके बीच जो है एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो है ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं इसके बीच में कि तीसरा पोलराइड इस प्रकार से यहाँ पर रख दिया गया है, यानी कि पोलराइड इसको हम लोग मान लेते हैं सी। तो अब ध्यान दीजिए, इसकी जो प्रकाशिक अक्ष थी वो इस प्रकार से थी, तो यहाँ पर इस पोलराइड को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे कि इसकी अक्ष जो है वो यहाँ पर पोलराइड ए की अक्ष से जो है थीटा कोण बनाए, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इसकी अक्ष है, यानी कि ऐसे। तो ये जो कोण बन रहा है इसके बीच में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण क्या बन रहा है आपका, थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पोलराइड सी इस प्रकार से रखना है आपको कि जो पोलराइड ए था इसकी अक्ष से ये थीटा कोण बनाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश होगा साधारण प्रकाश होगा, यहाँ पर जो प्रकाश होगा साधारण प्रकाश होगा, और यहाँ पर जब प्रकाश निर्गत होगा तो ये हो जाएगा आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, इस प्रकार से। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसे किस प्रकार से रखा गया है ये बता दीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना पोलराइड सी को, यानी कि जो पोलराइड सी है इसे जो है यहाँ पर ए की अक्ष से थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, यानी कि जो पोलराइड सी है इसे जो है यहाँ पर ए की अक्ष से थीटा कोण पर रख दिया गया है। इसके अलावा इसमें मान लीजिए कि माना ए पर, ए यानी कि पोलराइड ए पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है। ये मान लीजिए आप यहाँ पर कि पोलराइड ए पर जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है, यानी कि यहाँ पर जो है इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है इसकी तीव्रता है आई नॉट। तो जब यहाँ पर निर्गत प्रकाश होगा तो ये हो जाएगा फिर आई नॉट बटे 2, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी आई नॉट। इसके अलावा ध्यान दीजिए, निर्गत प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर हो जाएगी आई नॉट बाई 2। इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया था कि अगर यहाँ पर पोलराइड और इससे निर्गत प्रकाश लंबवत है यहाँ पर, तो इसके जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो आई नॉट बाई 2 होगी। तो ये हो जाएगी निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जो आपका पोलराइड ए है आप लिख सकते हैं यहाँ पर पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो ये पोलराइड ए है, इससे निर्गत प्रकाश ये है और इसकी तीव्रता यहाँ पर है आई नॉट बटे 2, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगी पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। आप इसे चाहे तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर दीजिए, आई ए से, इस प्रकार से। इसका मतलब ये हो जाएगी पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, पोलराइड सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, क्योंकि इसके बाद पोलराइड कौन सा है आपका सी, तो यहाँ पर हम लोग सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसको लिख देते हैं आई सी से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो इससे आने वाला प्रकाश होगा, यानी कि पोलराइड ए से आने वाला प्रकाश। तो यहाँ पर जो तीव्रता प्रयोग होगी वो हो जाएगी आई ए। इसके अलावा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कोण क्या था, थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं आई सी बराबर, यहाँ से इसका मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आई नॉट बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद रखा गया है आपका पोलराइड बी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसके बीच का प्रकाशिक अक्ष कोण बनेगा, अब इसमें ध्यान दीजिए जैसे कि ये यहाँ पर था इसका प्रकाशिक अक्ष और ये इसका अक्ष दिया गया था इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए, ये वाला कोण आपको बताया गया था कितना था, थीटा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, जो पोलराइड बी में कोण बनेगा इधर वाला, तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो इधर का जो कोण आएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आप लिखेंगे पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता,
निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इसे हम लोग लिखेंगे आई बी से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्रकाश निकलेगा वो किससे आने वाला प्रकाश होगा, सी से, तो इसलिए यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे आई सी कॉस स्क्वायर। अब की बार कोण यहाँ पर बनेगा 90 माइनस थीटा, इतना हो जाएगा। यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं आई बी बराबर आई सी का मान यहाँ से रख दीजिए, ये हो जाएगा आई नॉट बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आई बी बराबर, इसमें आप 4 से गुणा करिए और 4 से भाग करिए, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आई नॉट। जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, इसके अलावा 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो इसमें जो है 4 से गुणा किया गया और 4 से भाग कर दिया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए अब ये हो जाएगा आई बी बराबर, इससे आप लिखेंगे आई नॉट बटे 8, यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आई बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट बटे 8। इसके बाद ध्यान दीजिए ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं आई बी बराबर आई नॉट बटे 8, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिया है, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो है वो ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के जो है 1/32 है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि आई बी बराबर आई नॉट बटे 32 यानी कि 32, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है पहले से। तो अब ध्यान दीजिए ये आई बी बराबर इतना है, तो यहाँ से जो है आई बी का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए जब आई बी का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट बटे 32 बराबर में दिया गया है आई नॉट बटे 8, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब ध्यान दीजिए आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, इसके अलावा इसको अगर आप 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 चौक 32, तो इधर आएगा 1/4 बराबर में हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो जब यहाँ से आप साइन 2 थीटा ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2, और 1/2 मान होता है साइन 30 अंश का, तो साइन 2 थीटा बराबर है साइन 30, यानी कि 2 थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब यहाँ से आप थीटा ज्ञात करेंगे तो 2 से इसे भाग करेंगे, ये आ जाएगा 15 डिग्री, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि पोलराइड सी को जो हम लोग एक की अक्ष से 15 डिग्री कोण पर रखेंगे, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है। इसमें दिया गया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत जो है इसमें थ्योरी है और ये पूरी आपको पहले से बताई जा चुकी है, तो इससे अब आप लोग स्वयं तैयार करेंगे। बाकी इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको खोजने में कोई समस्या ना हो। इसके अलावा ध्यान दीजिए आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश जो है वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। तो इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। कंडीशन बताई गई है अपवर्तित प्रकाश और दूसरा है परावर्तित प्रकाश की। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लेम्डा का मान दिया गया है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा अपवर्तनांक दिया गया है n का मान 1.5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले अपवर्तित प्रकाश के लिए अपवर्तित प्रकाश हेतु तो इसमें आपको ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य और चाल। तो ध्यान दीजिए अपवर्तित प्रकाश के लिए जब आप तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे, तरंग दैर्ध्य इसको हम लोग मान लेते हैं लेम्डा डैश से, सूत्र हो जाएगा लेम्डा बाई n। तो लेम्डा का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर आप रख दीजिए 6000 बटे में n का मान रख दीजिए 1.5, यानी कि लेम्डा डैश बराबर
यहाँ पर 6000 बटे, ध्यान दीजिए ये दशमलव काट दीजिए तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा और यहाँ पर अब हो जाएगा 15, यानी कि लेमडा डैश बराबर जब 15 से इसको आप भाग करेंगे तो 15 चौको 60, इसके अलावा 3 जीरो लग जाएंगे, एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ पर जो है अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। इसके अलावा आपको ज्ञात करनी है चाल। तो चाल V बराबर सूत्र होता है C/N। C यहाँ पर प्रकाश की चाल होती है, इसका मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे N अपवर्तनांक है, इसका मान दिया गया है 1.5। तो ध्यान दीजिए 3 गुणे 10 की घात 8, ये दशमलव काट दीजिए ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 से इसको आप भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये यहाँ पर चाल हो जाएगी और ये यहाँ पर तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, परावर्तित प्रकाश हेतु। परावर्तित प्रकाश हेतु, तो जब परावर्तित प्रकाश के लिए आप तरंगदैर्ध्य ज्ञात करेंगे यानी कि लेमडा, तो इसका मान यही हो जाएगा जो आपको दिया गया था, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम। ये जो है यहाँ पर परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है चाल। तो चाल यहाँ पर परावर्तित प्रकाश है इसलिए C, इसकी चाल हो जाएगी 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है इससे आप लोग स्वयं तैयार करेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए, और आगे लिखा है कि I तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश जो है वो W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश की, ध्यान दीजिए पहली कंडीशन है यहाँ पर तीव्रता समान और आवृत्तियां जो है वो अलग अलग हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन में बताया गया कि आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं जो है अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख करना है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, या फिर इससे आप बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर इसे बोला जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो इसके नियम आपको बताने हैं। तो इसके कई नियम हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश वैद्युत धारा होती है, याद रखिएगा कि जो प्रकाश वैद्युत धारा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है प्रकाश वैद्युत धारा का मान वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर जो है निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये याद रखिएगा आपतित प्रकाश की जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है अगर वो धातु के लिए देहली आवृत्ति से कम है, जो देहली आवृत्ति होती है अगर यहाँ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से जो है कम है तो इससे कम होने पर जो है धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे जितने समय के लिए चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करा दिया जाए। याद रखिएगा यहाँ पर अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो धातु के लिए दी गई देहली आवृत्ति से कम है तो चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश चाहे जितने समय के लिए आपतित करा दिया जाए लेकिन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा इसमें जैसे ही किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, जैसे कि मान लीजिए धातु की सतह, इस पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है वैसे ही जो है धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है वैसे ही जो है धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यानी कि प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच जो है कोई समय पश्चात्ता नहीं होती है। यानी कि इसके आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच में जो है कोई समय यहाँ पर नहीं लगता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप इसमें बताएंगे
कि प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा इसमें आप बताएंगे यहाँ पर कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा आप इसमें बताएंगे कि जो यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसमें बताएंगे यहाँ पर कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो धातु के लिए देहली आवृत्ति से कम है तो चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश चाहे जितने समय के लिए आपतित करा दिया जाए लेकिन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके अलावा इसमें बताएंगे कि जैसे ही किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है वैसे ही जो है धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य जो है कोई समय पश्चात्ता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कर सकते हैं। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें आगे दिया गया यहाँ पर कि आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश जो है वो W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रकाश विद्युत धारा, यानी कि ध्यान दीजिए इसमें आपको बताना है प्रकाश विद्युत धारा, इसके अलावा जो है इसमें फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और आगे ध्यान दीजिए इसमें बताया गया कि किस प्रकार जो यहाँ पर परिवर्तित होगा जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए इसमें जो पहली कंडीशन यहाँ पर दी गई है इसमें बताया गया कि तीव्रता समान, यानी कि जो तीव्रता है ये यहाँ पर समान है और इसके अलावा आवृत्ति जो है वो अलग अलग है, यानी कि आवृत्तियां जो है वो भिन्न भिन्न है। और इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है इसकी, इसमें यहां पर दिया गया कि आवृत्ति समान है, आवृत्ति जो है वो समान है तथा तीव्रताएं भिन्न हैं, तथा तीव्रताएं जो है वो भिन्न भिन्न है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहली कंडीशन, इसमें यहाँ पर जो है तीव्रता समान है और आवृत्तियाँ अलग अलग हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा प्रकाश विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर तीव्रता समान है इसके अलावा आवृत्तियां अलग अलग हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करें तो याद रखिएगा आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आवृत्ति बढ़ने पर, आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति के बढ़ने पर जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन में इसमें पूछा गया था कि जब आवृत्ति समान है तथा तीव्रताएं अलग अलग हैं तो यहाँ पर आपको बताना है प्रकाश विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान। और दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर बताना है फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसके बारे में। तो अब यहाँ पर याद रखेगा कि अगर आवृत्ति समान है और तीव्रताएं अलग अलग हैं तो याद रखेगा कि तीव्रता के बढ़ने पर जो है प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि तीव्रता बढ़ने पर बढ़ेगा, यानी कि जो प्रकाश विद्युत धारा है इसका मान जो है वो तीव्रता बढ़ने पर बढ़ेगा। इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। तो ये आप लोग यहाँ पर इसकी दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि अगर तीव्रता समान है और आवृत्तियाँ अलग अलग हैं तो इस स्थिति में जो है प्रकाश विद्युत धारा का मान अपरिवर्तित रहेगा। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये यहाँ पर आवृत्ति बढ़ने पर जो है बढ़ जाएगी।
इसके अलावा दूसरी कंडीशन में जो है यहाँ पर आवृत्ति समान है तथा तीव्रताएं जो है वो भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वो तीव्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी के अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। सबसे पहले इसके बारे में आपको बताया गया द्रव्य तरंगों के बारे में कि जब कोई द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जब ये गति करता है तो ये तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो इन्हें ही हम लोग बोलते हैं द्रव्य तरंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि जब कोई द्रव्य कण जो है गति करता है तो उसके साथ जो है सदैव एक तरंग भी संबंधित रहती है, जिससे हम लोग द्रव्य तरंग कहते हैं। इसके बारे में आपको पूरा बताया गया है और इसके साथ जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अब इसे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे और अगर कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले लेक्चर में मैं इसे आपको जरूर सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।